Hello students, welcome again to my channel. I am Dr. Azmi Naqvi. I am scientist and faculty in Women Degree College. तो बच्चों अब हम लोग कर रहे हैं सीरीज ऑफ एमसीक्यूज इन पैथोलॉजी। तो अभी हमने कुछ टाइम पहले आप लोग को सेल इंजरी पर पार्ट 1 और पार्ट 2 कुछ क्वेश्चंस आप लोग को दिए थे जो कि मे बी आप लोग को बहुत हेल्पफुल होंगे आप लोग के एग्जाम्स के लिए। तो चलिए उसी सीरीज में हम लोग आज देखते हैं एमसीक्यू ऑन सेल डेथ। तो चलिए बच्चों, हम लोग का पहला क्वेश्चन जो आता है वो है विच टाइप ऑफ सेल डेथ इज प्रोग्राम्ड एंड एनर्जी डिपेंडेंट। कई बार ये भी आता है बच्चों की कौन सा सेल डेथ जो है प्रोग्राम, तो आपने देखा होगा प्रोग्राम सेल डेथ जो कि हम लोग का एपोप्टोसिस भी होता है, लेकिन आप लोग को ये भी मालूम होना चाहिए कि एपोप्टोसिस जो है वो एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। उसमें एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है जबकि नेक्रोसिस में एटीपी का यूटिलाइजेशन नहीं है। तो द राइट आंसर इज द एपोप्टोसिस। कौन सा ऐसा सेल डेथ है जो कि प्रोग्राम्ड है एंड द एनर्जी डिपेंडेंट है? सो स्टूडेंट्स, द राइट आंसर इज एपोप्टोसिस। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि की मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ द नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा फीचर है, कौन सा ऐसा मॉर्फोलॉजिकल फीचर है, कौन सा इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि नेक्रोसिस में देखने को मिलता है? तो आप लोगों ने देखा होगा नेक्रोसिस में जो सेल जो है, सेल की मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो जाती है, उसके अंदर का सारा मटेरियल जो है वो बाहर आ जाता है। ओके, तो बाकी आपने एपोप्टोसिस में देखा होगा कि कभी भी सेल का जो अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर नहीं आता, क्योंकि वहां पे एपोप्टोटिक बॉडीज बन जाती हैं। ओके, तो वहां पे सेल श्रिंक होता है और एपोप्टोटिक बॉडीज बनती हैं। तो ये जो की मॉर्फोलॉजिकल फीचर नेक्रोसिस का है, तो इसका राइट आंसर होगा लॉस ऑफ द मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी। मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी, मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो जाती है और उसका अपना मटेरियल, जो अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर आ जाता है। बाकी जो आप देख रहे हो सेल श्रिंकेज और फॉर्मेशन ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज, ये फीचर होते हैं एपोप्टोसिस के, नेक्रोसिस के नहीं होते। तो बच्चों द राइट आंसर इज द लॉस ऑफ द मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी। तो बच्चों बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा बच्चों, एक बात और, बच्चों आप लोग को जिसको भी ये कंटेंट अच्छा लग रहा है आप लोग प्लीज कमेंट जरूर करिए, सो दैट कि हम लोग को भी पता चले कि भाई हम लोग जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वो अच्छा भी लग रहा है, आपके यूजफुल है या नहीं है। तो हमारी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग कुछ कमेंट करके हम लोग को बताइए, जबकि हमारा मेन टारगेट तो देखिए बच्चा लोग ये है कि आप लोग के पास ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट करिए, और अगर आप लोग को अच्छी लगती है हमारे वीडियोस तो आप लोग उसको शेयर जरूर करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। ओके बच्चों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following enzyme is critical in execution phase of the apoptosis? apoptosis में सबसे important enzyme कौन सा होता है? तो हम लोग ने पहले भी ये क्वेश्चन देखा है कि कैस्पेजेस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है एपोप्टोसिस जब होता है। तो इसका राइट आंसर है बच्चा लोग कैस्पेजेस। कैस्पेजेस डायरेक्ट रोल प्ले करता है एपोप्टोसिस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल जो कि इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ द एपोप्टोसिस इज ट्रिगर्ड बाय। आपने देखा होगा कि आप लोगों ने जब सेल एपोप्टोसिस देखा होगा, एपोप्टोसिस में दो पाथवेज होते हैं जिससे कि एपोप्टोसिस होता है। एक तो इंट्रिंसिक पाथवे होता है और दूसरा एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है। तो इंट्रिंसिक पाथवे में आप लोग ने जब देखा होगा कि इंट्रिंसिक पाथवे में क्या पूछा गया है क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे एपोप्टोसिस कौन ट्रिगर करता है, वो कौन है जो ट्रिगर करता है? तो एक्चुअली में इंट्रिंसिक पाथवे में पूरा रोल माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर लाइनिंग होती है वो अगर लीकी हो जाए, तो साइटोक्रोम जो उसके अंदर का बहुत मेन एंजाइम है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंडक्ट करता है, वही वहां से वो रिलीज होने लगेगा, क्योंकि उसकी मेम्ब्रेन लीकी हो गई और साइटोक्रोम सी एक बार बाहर गया तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ठीक से काम नहीं कर पाएगी एंड अल्टीमेटली एटीपी का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। ओके, तो इसका सबसे जो पाथवे कौन ट्रिगर करता है, रिलीज ऑफ द साइटोक्रोम सी। द राइट आंसर इज द रिलीज ऑफ द साइटोक्रोम सी, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल या इंट्रिंसिक पाथवे को ट्रिगर करता है। एक बार माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है वो लीकी हो गई, साइटोक्रोम सी सारा बाहर और कैल्शियम का इन्फ्लक्स, कैल्शियम अंदर, और यहाँ से फिर उस सेल की डेथ होनी लाजमी है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तब एटीपी जनरेशन बंद हो जाएगा, साइटोक्रोम बाहर चला जाएगा और इससे इरिवर्सिबल सेल इंजुरी होगी। दैट इज द दैट इज द इंट्रिंसिक पाथवे। नेक्स्ट,
अब हमने बताया दो टाइप के पाथवेज होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। अब ये क्वेश्चन आता है एक्सट्रिंसिक पाथवेज पे। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ द एपोप्टोसिस इज इनिशिएटेड बाय, देखिए ये कौन इनिशिएट करता है, ये इनिशिएट करता है डेथ रिसेप्टर। ओके, डेथ रिसेप्टर लाइक फास्ट, वो हम लोगों के जो मेम्ब्रेन है उसमें होता है डेथ रिसेप्टर जो कि एक्टिवेट हो जाता है। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे एपोप्टोसिस का कौन इनिशिएट करता है, वो डेथ रिसेप्टर लाइक फास्ट, इसके एक्टिवेट होने से एक्सट्रिंसिक पाथवे जो होता है एपोप्टोसिस का वो इनिशिएट होता है। आप लोग इस बात को आप लोग पढ़िएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे, जिसकी की फुल वीडियोस हम जल्दी ही नेक्स्ट मंथ तक लेकर आएंगे। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में एक्टिवेशन ऑफ द डेथ रिसेप्टर लाइक फास्ट वो वो अपना रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ नेक्रोसिस इज टिपिकली एसोसिएटेड विद द टीबी, कौन सा नेक्रोसिस आपको ट्यूबरक्लोसिस में दिखाई देता है? तो राइट आंसर इज केशियस नेक्रोसिस। आपने देखा होगा कोagulative नेक्रोसिस हम लोगों का जो है वो हार्ट इस्चेमिक अटैक्स के टाइम कोagulative नेक्रोसिस देखने को मिलता है। लिक्विफैटिव नेक्रोसिस ब्रेन में देखने को मिलता है। फैट नेक्रोसिस जहाँ पे बहुत ज्यादा फैट फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट है वहां देखने को मिलता है। केशियस नेक्रोसिस आपको टीबी ट्यूबरक्लोसिस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, सेलुलर स्वेलिंग, मेम्ब्रेन रप्चर एंड इन्फ्लेमेशन किसमें होता है? कौन सी वाली सेल डेथ होती है जिसमें कि आपको सेल की स्वेलिंग, मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन रप्चर हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया आसपास के सेल्स में, वो कौन से वाले प्रोसेस में देखने को मिलता है? तो वो आपको नेक्रोसिस में देखने को मिलेगा, क्योंकि एपोप्टोसिस तो भाई हमें पता है कि आसपास के सेल्स को बिल्कुल परेशान नहीं करता, उसमें प्रो एपोप्टोटिक बॉडीज बन जाती हैं और वो उसमें सेल का श्रिंकेज जो होता है वो हो जाता है। जबकि नेक्रोसिस में जब भी सेल डेथ होती है तो इन्फ्लेमेशन होगा, मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा, उसका अंदर का मटेरियल बाहर आ जाएगा। तो राइट आंसर इज बच्चों नेक्रोसिस। आई ऑल वांट यू टू से थम्स अप to like if you are liking the video, and please share. Then next is, what is the key biochemical event in autophagy? Autophagy हमने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था। ऑटोफेजी जो बेसिकली जो कौन कौन करता है, कौन सा ऑर्गेनल होता है, इट इज द लाइसोसोम्स। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा बायोकेमिकल इवेंट है जो कि ऑटोफेजी में होता है। तो इसका राइट आंसर है बच्चों फॉर्मेशन है ऑफ ऑटोफेगोसोम्स। पहले सबसे पहले जो भी डेड मटेरियल है उसमें फेगोसोम्स पे कन्वर्ट होगा, उसको एनगल्फ होगा, एनगल्फ होने के बाद इसको फिर लाइसोसोम जो होते हैं वो अपने एंजाइम से डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे कि ऑटोफेजी में सबसे इंपॉर्टेंट की बायोकेमिकल इवेंट कौन सा है, तो वो है फॉर्मेशन ऑफ ऑटोफेगोसोम्स। एनगल्फन एनगल्फन के बाद जो आपको जो मिलेगा वो है ऑटोफेगोसोम्स। ओके, तो राइट आंसर इज द फॉर्मेशन ऑफ द ऑटोफेगोसोम्स। चलिए नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Which of the following pathway lead to the apoptosis in response to the DNA damage? कौन सा ऐसा पाथवे होगा कि जो एपोप्टोसिस लीड्स टू द एपोप्टोसिस, ऐसी कौन सी चीज होगी? मान ली किसी कोई सेल है, उस सेल में कोई डैमेज हो गया तो वो डीएनए डैमेज हो गया। ओके, एक सेल है जिसमें कि म्यूटेशन से हो गया या कोई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हो गया या और किसी रेडिएशन से डीएनए डैमेज हो गया जिसकी वजह से उस सेल को डेथ होना जरूरी है, अदरवाइज तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डीएनए डैमेज हो गया जिसकी वजह से वो सेल जो है वो एपोप्टोसिस में जाना है अब उसको। तो इनमें से कौन सा पाथवे वो लेगा? तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट आप लोग देख रहे हैं इसमें आंसर होगा P53 एक्टिवेशन। देखिए P53 जो होता है वो ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है और बॉडी में ट्यूमर को, कैंसर को सप्रेस रखने में काम में आता है। लेकिन अगर उसमें ही कोई प्रॉब्लम आ जाए या डीएनए में कोई डैमेज आ जाए तो सबसे पहला जो पाथवे जो हम लेगा वो होगा P53 एक्टिवेशन। आप लोग इस P53 जीन, इससे जो प्रोटीन बनती है, इसका नाम याद हमेशा रखिए कि जब भी हम लोग का डीएनए डैमेज होगा तो उसमें P53 एक्टिवेशन होगा। तो इसका राइट आंसर है P53 एक्टिवेशन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आप लोग इन क्वेश्चन से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्रोप्टोसिस डिफर फ्रॉम द नेक्रोसिस। भाई अब तक तो हम लोगों ने एपोप्टोसिस सुना, अब तक हम लोगों ने नेक्रोसिस सुना, ये नेक्रोप्टोसिस क्या होता है?
बच्चों नेक्रोप्टोसिस होता है प्रोग्राम्ड, इसमें बोलेंगे इज द रेगुलेटेड फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस भी थोड़ा बहुत रेगुलेटेड होता है, इट्स नॉट ओनली द एपोप्टोसिस विच इज प्रोग्राम्ड। तो जो रेगुलेटेड फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस जो होता है, ओके, उसको हम लोग नेक्रोप्टोसिस कहते हैं। ओके, प्रोग्राम्ड सेल डेथ जो होता है वो एपोप्टोसिस होता है, अदरवाइज नेक्रोसिस हम लोग को मालूम है जिसमें कि सेल रप्चर हो जाता है और जो मटेरियल है बाहर आके इन्फ्लेमेशन करता है। नेक्रोप्टोसिस जो है वो रेगुलेटेड फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस को कहते हैं। तो बच्चा लोग इसके साथ हम लोग खत्म करते हैं आप लोग अपने सेल डेथ के क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो लाने वाले हैं वो दूसरे एक पैथोलॉजी पे, फॉर एग्जांपल हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर्स पर या किसी और टॉपिक पर लेकर आएंगे। तब तक बच्चा लोग आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, खेलते भी रहिए। यस ऑफ कोर्स खेलते रहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सब लोग साथ में पढ़ते भी रहिए।